चैप्टर है ईरान पर इंतजार का। अब फायदा लीजिए। विपक्ष की राजनीति पर मोदी की धैर्य नीति कैसे जीती है, अब क्लास में यह बताऊंगी। इस साल मार्च के महीने में विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का बयान आपको याद करवाती हूं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहता है, राइट। मल्लिकार्जुन खड़गे के पूछ रहे थे कि भारत सरकार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत पर शोक क्यों नहीं जता रहे। पवन खेड़ा जी तंज कस रहे थे कि अफसोस है कि सीधे खड़े रहना तो दूर, मोदी नतमस्तक हो गए, बिछ गए। ये सारे बयान सरकार की तरफ निशाना साधकर इसीलिए दिए जा रहे थे क्योंकि भारत की सरकार ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया। अमेरिका ईरान हमले पर सदा हुआ रुख रखा। भारत की सरकार ने ना अमेरिका की तरफ से कुछ कहा और ना ही ईरान के पक्ष में कुछ कहा। लेकिन विपक्ष को सरकार का यह हिसाब किताब पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनकी विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया जाने लगा। और इन सब के बाद आज क्या हुआ यह बताती हूं आपको, क्योंकि सब्र का फल इज्जत होता है। जिस अली खामनेई के मौत पर दुख नहीं जताने से विपक्ष चिंतित और आग बबूला हो रहा था, उसी अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेशा भेजा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत अमेरिकी हमले में 28 फरवरी को हो गई थी और 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच खामनेई के अंतिम संस्कार का एक कार्यक्रम होगा। 9 जुलाई को ईरान में मशहद में इमाम रजा दरगाह में अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मतलब ईरान को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि भारत सरकार ने खामनेई की मौत पर दुख जताया कि नहीं। अगर ऐतराज होता तो बुलावा नहीं आया होता। लेकिन भारत में कुछ लोगों का दिल पसीजा जा रहा था, आंखें नम हो रही थी, मन विचलित हो रहा था और इन सब के कारण जुबान आउट ऑफ कंट्रोल। ईरान ने कभी भारत के स्टैंड पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हां, भारत में ईरान से ज्यादा ईरानी बनने की कोशिश बहुत लोगों ने की है। हम तब भी आपको कह रहे थे इंतजार कीजिए। हमारी विदेश नीति ऐसे जंग में किसी पक्ष में खड़े होने से गुरेज करती है, लेकिन तब सियासी लाभ के चक्कर में फौरन का फायदा देखा जा रहा था और भारत सरकार ने दूर का फायदा देखा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी का गुणगान करते नहीं थक रहे, मोदी को दुनिया का नेता नंबर 1 कह रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मोदी को अपने देश में होने वाली सबसे बड़ी शोक सभा में शामिल होने का संदेशा भेज रहे हैं। और याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी का सम्मान केवल उनका सम्मान भर नहीं है, वो इस देश के मुखिया है तो असल में भारत का सम्मान है। 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, आपका सम्मान है, मेरा सम्मान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी के नेता भर नहीं है। और इसीलिए कह रही हूं भारत का सम्मान है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सम्मान तो ठीक है भाई मैडम, इससे भारत का क्या फायदा होगा। तो पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हॉर्मूज का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि भारत इसी रास्ते से अपनी जरूरत का 50 से 60% गैस और 45 से 50% कच्चा तेल मंगवाता था। और जैसे ही हॉर्मूज खुला, भारत के 11 जहाज ईरान की तरफ से हॉर्मूज से निकलने की अनुमति पाते हैं। ईरान से साफ लफ्जों में कहा जाता है कि भारत के जहाजों पर कोई चार्ज मत कीजिएगा, और ईरान मानता भी है कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि भारत मित्र देश है। अब हॉर्मूज पे फंसे हुए टैंकर का निकलना एक बात है, ईरान के साथ अच्छे रिश्ते से व्यापारिक फायदा दूसरी बात है। जंग के बाद दुनिया के हालात बदले हैं। भारत के लिए ईरान का तेल और ईरान के तेल का रास्ता भी खुल गया है। और हुकुम ये बात जान लीजिए कि भारत को ईरान से कच्चा तेल खरीदना सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि ईरान से अगर भारत तेल मंगवाता है तो जहाज को 2967 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। 67 नहीं 63, ये देखिए, सिर्फ इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। ईरान का तेल क्यों जरूरी पड़ जाता है, जबकि अगर रूस से मंगवाते हैं तो कम से कम जो है वो दूरी पड़ती है 7780 किलोमीटर की। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा हुआ, ईरान का। सबसे छोटा रास्ता कौन सा हुआ, हॉर्मूज वाला। मतलब जो भाई नजदीक हुआ वही हुआ ना सस्ता। भाई ज्यादा अगर
यहां से लेकर यहां जाना है और यहां से लेकर यहां होकर यहां जाना है, तो कौन सा रास्ता आपको फायदा पहुंचाएगा? ये वाला ना, है ना? ये तो लंबा पड़ जाएगा। तो ये वाला रास्ता तो हो गया रूस वाला रास्ता, और ये वाला रास्ता है ईरान वाला रास्ता। अच्छा भाई, कई लोग ये कहते हैं मैडम ऐसा होता है कि आप टेढ़ा लिख देती तो हमारी गर्दन भी ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, गर्दन टेढ़ी नहीं करते हैं आपकी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, समझ में आया ईरान का तेल क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो वो तमाम लोग जो अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सारी चीजें देश को बताते नहीं हैं, उनको जरा न्यूज़ की पाठशाला देख लेनी चाहिए, क्लास में अटेंडेंस फुल लगानी चाहिए। तो ये सब जब समझ में आ जाएगा तो इस तरीके की बातें नहीं की जाएगी। अब जरा आगे बढ़ती हूँ और इसको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। ईरान तो नज़दीक हो गया, रास्ते में तो पेट्रोल सस्ता हो गया, सामान मंगवाना सस्ता हो गया। ईरान भारत को तेल खरीदने पर उधार चुकाने के लिए 60 से 90 दिन देता है। कितने दिन देता है? जिसे क्रेडिट पीरियड कहते हैं, मतलब तेल ले जाइए और 60 से 90 दिन के अंदर पैसा दे दीजिए। और भारत को 30 दिन का समय उधार चुकाने के लिए मिलता है दूसरे देशों से। तो भाई ज्यादा दिन जो दे रहा है वो फायदे का सौदा हुआ ना। 30 दिन का समय उधार चुकाने के लिए तो जल्दी जल्दी चुकाना होगा, लेकिन अगर 60 दिन का समय तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। ईरान के कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाना भारत के लिए सस्ता पड़ता है, क्योंकि भारत की रिफाइनरी ईरानी कच्चे तेल को सबसे आसानी से रिफाइन भी कर सकती है। ईरान भारत से लोकल करेंसी मतलब रुपए और रियाल में भी व्यापार करता है। भारत कच्चा तेल रुपए देकर खरीद सकता है, डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ईरान भारत से जो सामान मंगवाता है उसका पेमेंट कच्चे तेल के दाम में सेटल भी करवा देता है। वो बार्टर सिस्टम, मतलब हमने कच्चा तेल लिया, आपको उतनी कीमत की अनाज और मसाले और दवाइयां दे दी, काम नक्की। अब सोचिए, ईरान से भारत ने इतनी समझदारी वाली दोस्ती निभाई कि ईरान और भारत का रिश्ता आज भी अच्छा है। भारत ने अमेरिका से ऐसा रिश्ता रखा कि अमेरिका भारत को डिफेंस डील के लिए ऑफर दे रहा है। अमेरिका ने भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर, होवित्जर तोपों के लिए सपोर्ट सर्विसेज बचाने का प्रस्ताव रखा, और इसीलिए पूरी डील 4,500 करोड़ रुपए में करने का ऑफर दे दिया है। यानी दो दुश्मन जो एक दूसरे के साथ फोटो, जिसे अगर अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसका होगा तो होगा फोटो खिंचवाना भी पसंद नहीं किया करते थे ये दोनों भारत के साथ दोस्त बनना चाहते हैं। तो अब समझ लीजिए, सब्र का फल इज्जत भी होती है और सब्र का फल मीठा भी होता है। ठीक है, अब अगले इश्यूज पर जाना जरूरी है, यानी अगला चैप्टर। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास लेंगे। वक्त भी देखते रहिएगा भैया, कितना हो रहा है वक्त? 9:22 हो रहे हैं। तो अभी भी चैप्टर का मौका है ना, पढ़ूं अगली चैप्टर के बारे में जाऊं? हैं? अब ये चैप्टर तो हर घर की अभी परेशानी बनी हुई है। हर मम्मी इस वक्त दुखी है, हर पापा अभी टेंशन में है, और वो मम्मी पापा